अब हम देखेंगे कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो बच्चों में नैतिक विकास किस तरीके से होता है, इसे स्टडी किया था कोलबर्ग ने। चलिए इसकी थ्योरी में पढ़ते हैं फटाफट कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। तो लॉरेंस कोल्सबर्ग जो एक साइकोलॉजिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड में, इन्होंने क्या किया था, पियाजे के ही काम को आगे बढ़ाया था और इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट को देखिए किससे जोड़ा है, नैतिक तर्कना यानी मॉरल रीजनिंग से। इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया कि इनके अनुसार मॉरल डेवलपमेंट है क्या। तो इनके अनुसार जो नैतिक विकास या मॉरल डेवलपमेंट है वो क्या है, किसी व्यक्ति का सेंस ऑफ जस्टिस यानी सही और गलत में परख कर पाना, ठीक है, न्याय कर पाना। किसी व्यक्ति के अंदर जब ये सेंस ऑफ जस्टिस होता है तो हम कह सकते हैं कि वो मॉरली डेवलप है, ठीक है। तो मॉरल डेवलपमेंट को इन्होंने कैसे डिफाइन किया कि ये है किसी इंडिविजुअल का सेंस ऑफ जस्टिस, सही और गलत में फर्क कर पाना। कोलबर्ग ने जो स्टडी की थी वो कहां कंडक्ट की थी, इन्होंने लिए थे शिकागो यूनिवर्सिटी के कुछ 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, और बॉयज का एक ग्रुप लिया था, उन पर उन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की थी। बेसिकली उनको उन्होंने क्या किया था, नैतिक दुविधा यानी मॉरल डिलेमा से जुड़ी हुई कहानियां सुनाई थी और हर कहानी के बाद उन्होंने ये पूछा था कि क्या जो पात्र है या जो भी डिलेमा दुविधा वाली सिचुएशन आ रही है उसमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और कोलबर्ग जो थे इस चीज में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं था कि बच्चे किसे सही कह रहे हैं किसे गलत कह रहे हैं, वो इंटरेस्टेड थे रीजन क्या दे रहे हैं, ठीक है, क्या रीजन है किसी व्यक्ति को सही या गलत कहने का। हाइंस डिलेमा इनकी बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है नैतिक दुविधा पर। स्टेजेस देखेंगे हम कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस दी है। इन्होंने टोटल देखिए 3 तो लेवल्स दिए हैं, ठीक है, इन्होंने 3 लेवल्स दिए हैं मॉरल डेवलपमेंट के और साथ ही साथ इन्होंने हर लेवल की 2 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। हर लेवल में आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 मिलेगी। चलिए देखते हैं अब पहला लेवल जो इन्होंने बताया वो है आपका प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, हिंदी में कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। एज क्या आएगी यहाँ पर, 4 से 10 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें आपको प्री कन्वेंशनल मोरालिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर इसको इन्होंने डिवाइड किया है स्टेज 1 और स्टेज 2 में। तो देखिए इस लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके अनुसार जो मोरालिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, किसी भी जो एक्शन वो कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर बेसिकली अपने ऊपर यहाँ फोकस रहता है, सेल्फ के ऊपर। स्टेज 1 में जो है बच्चे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में होते हैं, यानी कि बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं, जो रूल्स उनके लिए बनाए गए हैं वो उसे फॉलो करते हैं। क्या अवॉइड करने के लिए, पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए। उनके हिसाब से वो काम सही है जिसके लिए उन्हें पनिशमेंट ना मिले और वो काम गलत है जिसके लिए उन्हें पनिश किया जाए, ठीक है। तो ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन स्टेज 1 है। स्टेज 2 में देखेंगे आप रिवॉर्ड ओरिएंटेशन यानी आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। इस स्टेज में वो काम सही होता है जिसके लिए हमें कोई बेनिफिट हो रहा हो, ठीक है, हमें भी जब कुछ बेनिफिट मिलेगा या कोई रिवॉर्ड हमें किसी से मिलेगा तो वो काम सही है। अगर किसी काम के लिए हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो वो काम गलत हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां सेल्फ के ऊपर आपका मेन फोकस है। सेकेंड लेवल पे आएंगे, लेवल 2 आपकी क्या है, कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसे आप परंपरागत या रूढ़िगत स्तर कहते हैं। एज यहां पर क्या आएगी, 10 से 13 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं वो कन्वेंशनल मोरालिटी शो करते हैं। यहां पर फोकस कहां शिफ्ट हो गया है, यहां पे फोकस शिफ्ट हो गया है सोसाइटी के ऊपर, मेजॉरिटी के ऊपर, ठीक है। यहां पर जो सोसाइटी है वो आपके लिए सही और गलत तय करती है। स्टेज 3 देखिए इसकी क्या है, लेवल 2 में जो स्टेज 3 हमें देखने को मिलेगी, गुड बॉय गुड गर्ल मोरालिटी, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। तो सही वो है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो दूसरों को प्लीज करे। एक अच्छा लड़का ये गुण दिखाएगा या ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, एक अच्छी लड़की के अंदर ये गुण होने चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो आप वही काम करेंगे जो सोसाइटी को सही लगते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको करने चाहिए, ठीक है। तो बीइंग गुड इज व्हाट एवर प्लीजेस अदर्स, जो दूसरे को खुश करे, ठीक है। आपसे कैसा एटीट्यूड मांगा जाता है, कन्फर्मिस्ट एटीट्यूड मोरालिटी का, ठीक है, यानी सही और गलत मेजॉरिटी डिसाइड करेगी और आपको बस मेजॉरिटी के साथ कंफर्म करना है। फिर स्टेज 4 की जब हम बात करेंगे तो यहां पे आती है अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग मोरालिटी, ठीक है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। सही या गलत कौन तय करता है, सोसाइटी तय करती है, सोसाइटी के रूल्स तय करते हैं, ठीक है। पहले वाले में क्या हो रहा था, सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, आपको वैसे काम करने चाहिए, ठीक है। आपको एक अच्छे लड़के को क्या अंदर क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छी लड़की के अंदर क्या गुण होने चाहिए। यहां पर सोसाइटी ने जो रूल सेट किए हैं, जो लॉ हमारे लिए बने हैं, हमें उन्हें फॉलो करना है। तो अगर हम सोसाइटी के रूल्स और लॉज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो वो काम सही है, और अगर हम उसके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं तो वो काम गलत है, ठीक है। और
यहाँ पर बहुत से अडल्ट जो हैं वो इस लेवल से आगे नहीं बढ़ पाते। यानी कि कोलबर्ग ने ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि मॉरल डेवलपमेंट की सभी स्टेजेस को एक व्यक्ति अचीव कर पाए। बहुत सारे जो लोग हैं वो बीच की स्टेजेस में ही रुक जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेज 4 है, कई जो अडल्ट हैं वो यहीं तक रुक जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब लेवल 3 पे देखेंगे। लेवल 3 पे उन्होंने क्या बात करी? लेवल 3 है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, पश्च परंपरागत स्तर। एज क्या आएगी यहाँ पे? एज 13 के बाद आगे लेट अडल्टहुड तक। ठीक है, अब यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है? मॉरल प्रिंसिपल्स, एथिक्स, सिद्धांत, हमारी वैल्यूज, हमारे मूल्य। तो स्टेज 5 को आप देखेंगे, मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट्स एंड डेमोक्रेटिकली एक्सेप्टेड लॉ, सामाजिक अनुबंध, अभिमुखता। सही और गलत कौन डिटरमाइन करेगा? वैल्यूज, मूल्य, हमारे सिद्धांत, हमारे प्रिंसिपल्स। अगर उसके लिए हमें लॉ को भी चेंज करना पड़े तो हमें लॉ को चेंज करना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी इंडिविजुअल के हक के लिए, लोक कल्याण के लिए, डेमोक्रेटिकली एक्सेप्टेड लॉ में भी देखिए ऐसा लॉ जो लोक हित में हो, सबके हित में हो, वो चीजें सही होती हैं। ठीक है, अगर जो पहले से रिटन लॉज हैं, अगर उससे किसी का नुकसान हो रहा है या किसी का अहित हो रहा है या किसी के राइट्स जो हैं वो छिन रहे हैं, तो ऐसे लॉ को भी चेंज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? हमारे एथिक्स, हमारे प्रिंसिपल्स। स्टेज 6 की बात करेंगे तो यहां पर आता है मोरालिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रिंसिपल एंड कंसाइंस, सार्वभौमिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था। ये फाइनल स्टेज होती है जहां पर एक पर्सन का कंसाइंस, उसकी अंतरात्मा जो है, जो वो सही कहेगी वही चीज सही होगी। यानी आपको किसे जवाब देना होता है? अपनी अंतरात्मा को जवाब देना होता है। आपके कुछ मूल्य बन जाते हैं, कुछ सिद्धांत बन जाते हैं, आप उन्हीं के ऊपर चलना पसंद करते हैं। ठीक है, और ऐसे काम करेंगे जिसको आपकी अंतरात्मा सही कहे। अगर कोई ऐसा काम आप करते हैं जिससे आपकी अंतरात्मा ही आपको बोल रही है कि आपने गलत किया है, तो वो काम गलत होगा। तो यहाँ पे आपका कंसाइंस, आपके मूल्य, आपके प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसको आप एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये देखिए प्री कन्वेंशनल से आपकी लेवल है, जिसमें स्टेज 1 में हम पनिशमेंट अवॉइड कर रहे हैं और स्टेज 2 में क्या कर रहे हैं? अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो काम सही है, अगर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो वो काम गलत है। कन्वेंशनल लेवल में स्टेज 3 है गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड, मतलब एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की जैसे गुण दिखाए, जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करनी चाहिए, वैसा काम आप करें ताकि वो लोगों को प्लीज करे। ठीक है, मेजोरिटी डिसाइड करेगी सही है गलत क्या है। आपको कन्फर्मिस्ट एटीट्यूड अपनाना है। स्टेज 4 है लॉयल्टी टू लॉ एंड ऑर्डर, जो सोसाइटी ने नियम, कायदे, कानून बनाए हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, कानूनों के अकॉर्डिंग चलना है, उन्हें फॉलो करना है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आपका ध्यान प्रिंसिपल्स की तरफ जाता है। जस्टिस एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ, यानी किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल राइट्स को इंपॉर्टेंस दी गई है यहाँ पर, और जो लोक हित में हो वो सही है। ठीक है, चाहे हम इसके लिए लॉ ही परिवर्तित क्यों ना करना पड़े। और ऐसे ही यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स आपके स्टेज 6 में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी ऐसे मूल्य जो आपकी अंतरात्मा जिसके लिए आपसे जवाब मांगती है। ठीक है, आपके एथिक्स, आपके प्रिंसिपल्स, आपकी वैल्यूज वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपके अंतरात्मा के अनुसार सही हो वही काम सही होता है। ठीक है, एक और डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। ये एक पिरामिड टाइप का है जहां पर आप देखेंगे कि जो पहली 2 स्टेजेस हैं उसमें आपका फोकस कहाँ है? सेल्फ पर है, अपने ऊपर है। चाहे आप पनिशमेंट अवॉइड करें, चाहे आप अपने इंटरेस्ट की या रिवॉर्ड की बात करें। फिर जब हम नेक्स्ट स्टेज 3 और स्टेज 4 की बात करते हैं तो यहां पर जो फोकस है वो अदर्स पे है, क्योंकि सोसाइटी हमारे लिए, दूसरे हमारे लिए डिसाइड कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं उसका कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर जब हम लास्ट आपकी जो 2 सब स्टेजेस हैं, यानी कि 5th और 6th स्टेज, जहां पर आपके प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, आपके सिद्धांत, आपके मूल्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो काम सही है जो प्रिंसिपल्स या एथिक्स के अनुसार सही होगा। इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। पहला है आपका कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो मॉरल थिंकिंग से रिलेटेड है। ये बता रही है कि व्यक्ति को यह पता होना चाहिए सही क्या है गलत क्या है, और तब हम डिसाइड करेंगे कि उसका मॉरल डेवलपमेंट कितना हुआ है। लेकिन सही और गलत का पता होना और सही और गलत व्यवहार में झलकना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई लोगों को पता होता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो गलत काम करते हैं, जैसे ड्रिंक करके ड्राइव करना। ठीक है, लोगों को पता होता है कि ड्रिंक करके ड्राइव करना गलत है, लॉ के भी अगेंस्ट है, वैसे भी गलत है, क्योंकि अगर किसी को कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कोई हानि पहुंचे तो वो भी गलत होगा। तो यहां पर सही और गलत पता होना अलग बात है और वो व्यवहार में झलकना अलग बात है। तो किसी को सही और गलत की जानकारी है, उसे पता है, हम ये नहीं कह सकते कि उसका मॉरल डेवलपमेंट हो चुका है।
सेकेंड है, क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो ओवर एम्फेसाइज करती है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट हम तब कह रहे हैं कि जब किसी के अंदर सेंस ऑफ जस्टिस हो, जबकि मॉरल डेवलपमेंट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती है, पर्सनल फीलिंग्स, कंपैशन, केयरिंग, इंटरपर्सनल फीलिंग्स, ये सभी तो मॉरल रीजनिंग का हिस्सा बनती है। ठीक है, कोई भी एकदम अनबायस होकर तो जस्टिस कर नहीं सकता, बहुत सारे फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर थर्ड है आपका, कोलबर्ग ने ओवर एम्फेसाइज किया है वेस्टर्न फिलॉसफी पर। अब देखिए, इन्होंने जो सैंपल लिया था, मैंने बताया आपको शिकागो के जो कुछ बॉयज थे उनके ग्रुप को लिया था उन्होंने, ठीक है। अब वहां पर वो उनका कल्चर क्या है, वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन जो डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं उनके सोच में भी उनके कल्चर की झलक दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो जो मॉरल आउटलुक्स है, यानी सबके लिए जो नैतिकता है वो अलग अलग होगी। तो कोलबर्ग के अनुसार जो इन्होंने सैंपल लिया वो वेस्टर्न कल्चर का लिया, लेकिन इन्होंने एप्लीकेबल सभी पे कर दिया, ये भी गलत है। ठीक है, हर कल्चर में हमें डिफरेंट मॉरल आउटलुक्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स इन्होंने लिए थे, सब्जेक्ट क्या होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है, तो सब्जेक्ट जो है वो क्या थे, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16 वर्ष से भी कम उम्र के बच्चे थे, और इनके सामने इन्होंने नैतिक दुविधा की जो स्टोरीज रखी थी वो कैसी रखी थी। एक जैसे स्टोरी हाइंस डिलेमा की थी, वो एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी थी, जहां वाइफ मरने वाली है और हस्बैंड को वाइफ को बचाने के लिए क्या करनी पड़ती है, दवा चुरानी पड़ती है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस या मॉरल जो डिलेमास की स्टोरी बच्चों के सामने रखी गई थी, वो बच्चों के लिए बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, बच्चे उसको प्रैक्टिकली समझ नहीं सकते। अगर हम उनकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं रखते तो शायद बच्चों के आंसर्स कुछ और भी हो सकते थे। ठीक है, फिर फिफ्थ जो इनका एक क्रिटिसिज्म आता है, गिलिगन ने कहा है कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो जेंडर बायस है। जेंडर बायस क्यों कहा है इन्होंने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सैंपल लिया गया था वो यंग बॉयज का एक ग्रुप था, तो इन्होंने सिर्फ बॉयज के ग्रुप के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और जनरलाइज कर दिया अपनी थ्योरी को, जो कि गलत है, क्योंकि दोनों का पर्सपेक्टिव, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, उनका पर्सपेक्टिव जो है वो अलग होता है। लड़के जो होते हैं वो थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं और चीजों को जज करने का उनका तरीका डिफरेंट होता है, जबकि लड़कियां जो होती हैं थोड़ी कंपैशनेट होती हैं, उनके अंदर केयरिंग एटीट्यूड होता है, तो उनका जो मॉरल रीजनिंग का पर्सपेक्टिव होगा वो थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सैंपल इन्होंने लिया, इसके ऊपर जो स्टडी कंडक्ट की गई वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो जेंडर बाइज थ्योरी है ये। ठीक है, तो यहां हमारी कोलबर्ग की थ्योरी खत्म होती है।